जय हिंद। इस वीडियो में हम आरबीआई के द्वारा इशू किए गए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 क्या है, तो इसको डिटेल से समझते हैं। आरबीआई ने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा इस कोविड-19 सिचुएशन में लॉकडाउन के दौरान जो स्ट्रेस फेस किया गया और उस स्ट्रेस को देखते हुए आरबीआई ने नया रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 लेके आया है, जिससे ये जो एमएसएमईज हैं जिनकी अलग अलग बैंकों में क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो इस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 की मदद ले सकते हैं और अपने अकाउंट की जो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी को मेंटेन कर सकते हैं और इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अब आइए डिटेल से जानते हैं कि ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 कैसे आया, इसका नाम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 ही क्यों पड़ा। देखिए 2017 में जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद से ही एमएसएमईज जो हैं वो एक स्ट्रेस को फेस कर रहा है। एमएसएमई की उतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जो क्रेडिट फैसिलिटीज बैंकों से लिया था वो सारे फैसिलिटीज जो है वो ज्यादातर स्ट्रेस में जा रहे थे और धीरे धीरे वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे थे। इस जीएसटी से रिलेटेड स्ट्रेस को दूर करने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले एक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग मेजर्स ऑफ एमएसएमई करके 1 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर लेके आया। पहला जो उन्होंने ये गाइडलाइन था उसमें क्लियर लिखा हुआ था ये रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस, यानी वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग का टर्म जो है यूज किया गया था। पहला सर्कुलर 1 जनवरी 2019 को लाया गया। ये वन टाइम मेजर था जो जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई या नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई के क्रेडिट फैसिलिटीज में जो स्ट्रेस थे उसको दूर करने के लिए बैंकों को एक टूल दिया गया कि ताकि आप इस अकाउंट को रिस्ट्रक्चर कर सके और इनके जो टर्म एंड कंडीशन है बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रखा गया, जो आसानी से कंप्लाई किया जा सकता था। पहला जो सर्कुलर था, पहला जो इंप्लीमेंटेशन था रिस्ट्रक्चरिंग का, उसका इफेक्टिव डेट मतलब लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो था वो 31/3/2020 था। आरबीआई ने 31/3/2020 के खत्म होने से पहले ही 11 फरवरी 2020 को इस वन टाइम मेजर जो था रिस्ट्रक्चरिंग का, इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करके ये डेट 31 दिसंबर 2020 तक ले आया। ठीक है, देखिए ये जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो ये गाइडलाइंस था इसमें स्पेशली इसमें लिखा हुआ था कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस, ठीक है, इसके और उसका रीजन जो मेन रीजन था वो था जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन, जीएसटी की वजह से एमएसएमई के द्वारा फेस किए गए स्ट्रेस को दूर करना। उसके बाद जब 31 दिसंबर 2020 से पहले आरबीआई ने 6 अगस्त 2020 को इस पॉलिसी को और एक्सटेंड कर दिया, इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया और लास्ट डेट रखा 31/3/2021। ठीक है, 6 अगस्त 2020 में जब पूरे भारत में कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा था उसमें इसका जो रीजन है, रिस्ट्रक्चरिंग का रीजन जो है वो जीएसटी के साथ साथ कोविड-19 पेंडेमिक को भी रखा गया था। ठीक है, यहां तक जो पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जो सर्कुलर था इसके द्वारा जब हम किसी अकाउंट्स को स्ट्रेस फ्री करते थे तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस कहा जाता था, रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता था। अब आरबीआई जो लेके आया है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 फॉर एमएसएमई, ठीक है, इसको रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 कहा गया। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड का यूज नहीं किया गया था, यानी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग एडवांसेस था और तीनों जो सर्कुलर थे जो सब्सिक्वेंटली 2019 और 2020 में 2 सर्कुलर आए थे, ये रिस्ट्रक्चरिंग का 1.0 ही माना गया है, क्योंकि इसी सर्कुलर, ये 6 अगस्त 2020 को जो सर्कुलर इशू हुआ था, इसी सर्कुलर का रेफरेंस जो है वो नए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में दिया गया है। अब देखते हैं कि ये जो रिजोल्यूशन 2.0 है ये कौन कौन से एमएसएमईज के लिए एप्लीकेबल है, कौन से अकाउंट है, उसकी क्या कैटेगरी होनी चाहिए, हम उसको किस तरह से स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, मतलब वो किस तरह से वो अकाउंट एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहले ये जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है ये कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है उसकी वजह से वो प्रभावित हुआ होना चाहिए, यह बैंकों को ये एश्योर करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है कंट्री में, जो लॉकडाउन हुआ, इसी सभी रीजन से ही वो इफेक्टेड होना चाहिए। अगर उसमें कोई और इफेक्ट होगा तो ये फिर उस बैंक का डिसीजन होगा। सर्कुलर में क्लियर कह रहा है कि बैंक जो है उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक फॉल आउट, कोविड-19 के वजह से जो इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ उसी की वजह से वो अकाउंट जो है वो इंपेक्टेड हुआ हो। ठीक है,
अब ये देखिए, ये जो है वो सिर्फ एमएसएमईज के लिए। एमएसएमई कौन है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो कौन कौन से अकाउंट एलिजिबल हैं? तो ये एमएसएमई एलिजिबल होगा। तो एज ऑन 31 मार्च 2021 को वह अकाउंट माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम में कैटेगराइज होना चाहिए। आपको ये पता है कि एमएसएमई किसको कहते हैं, ठीक है। उसमें देखिए अभी क्या है, एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की क्राइटेरिया। अगर किसी इंटरप्राइजेस का टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में, 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम हो तो वो मीडियम में, और 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम हो तो वो फिर मीडियम में होता है। उसी तरह इसमें इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी भी है। अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरीज में या इक्विपमेंट्स में, अगर सर्विस इंडस्ट्रीज में है तो इक्विपमेंट में अप टू 1 करोड़ तक अगर है तो माइक्रो में, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल में, और 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से अगर कम है तो वो फिर मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाता है। तो वो इंटरप्राइजेस जो है एज ऑन 31/3/2021 को वो एमएसएमई में क्लासीफाई होना चाहिए। वो अगर चूंकि अगर हम उसको अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो एमएसएमई जो है वो उद्यम में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। उद्यम में रजिस्टर्ड होना जो है वो मैंडेटरी है, तो हम उससे उद्यम में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी हम उससे लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि 31/3/2021 को वो अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। चाहे वो देखिए, चाहे वो SMA 1 में हो, चाहे SMA 2 में स्पेशल मेंशन अकाउंट हो या कुछ भी हो, उसमें जो भी स्ट्रेस हो, लेकिन होना वो स्टैंडर्ड चाहिए। वो एनपीए में क्लासिफाई नहीं हुआ होना चाहिए। यानी एज ऑन 31/3/2021 को वो अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, कुछ एमएसएमईज जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है उसके टर्नओवर के बेसिस पे, तो उसको हम छूट दे सकते हैं, लेकिन ये रीजन लिखना पड़ेगा कि इसमें जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज अगर वो जीएसटी एप्लीकेबल फर्म है या कंपनी है तो उसमें जीएसटी में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसका जो एग्रीगेट एक्सपोजर होना चाहिए, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों मिला करके, और सारे बैंकों का, अगर मान लीजिए कि उसका मल्टीपल बैंकिंग है या कंजोर्शियम बैंकिंग है, तो टोटल एक्सपोजर जो होना इस फर्म को वो 25 करोड़ तक ही होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा ये जो 31/3/2021 तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगा। टोटल एक्सपोजर जो है वो 25 CR ही है। उसके बाद क्या है, अब ये कहता है कि जो पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग के जो गाइडलाइंस जो इशू हुए थे 2019, 2020 में 2 टाइम्स जो हुए थे, अगर वो अकाउंट इन तीनों सर्कुलर 1 जनवरी 2019, 11 फरवरी 2020 और 6 अगस्त 2020 के माध्यम से अगर रिस्ट्रक्चर्ड हो रखा हो एक बार भी, तो फिर वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में एलिजिबल नहीं होगा। ये क्लियरली मेंशन है कि अगर हमने उसे इन तीनों रिस्ट्रक्चरिंग के जो सर्कुलर आए थे 1 जनवरी 2019, 11 फरवरी 2020 और 6 अगस्त 2020, अगर इसके अनुसार हमने उस अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया है तो अब वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 में एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट है जो इससे द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका हो, तो हम उसके वर्किंग कैपिटल को हम फिर से रीअसेसमेंट कर सकते हैं, उसके अकाउंट्स के बेसिस पे, उसके वर्किंग मतलब साइकिल के बेसिस पे, उसके ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे, उसके स्टॉक, उसके डेटर्स के बेसिस पे हम उसको रीअसेसमेंट कर सकते हैं। और रीअसेसमेंट करने के बाद हम जो भी उसकी डीपी को बढ़ाएंगे या कुछ भी उसको एक्सटेंशन अगर देंगे तो वो फिर रिस्ट्रक्चरिंग में काउंट नहीं होगा। इस तरह के अकाउंट्स को सुपरवाइजिंग भी किया जाएगा, और इस तरह के जो हम इसको रिजोल्यूशन इसको में हम कर रहे हैं उसको हर 6 मंथ में हमको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और नॉर्मल अकाउंट जो रिव्यू हो रही है, रिन्यू होता है ईयरली में, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 किसी हम रिस्ट्रक्चर्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको हर 6 महीने में हमको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है कि इसको इंप्लीमेंटेशन का जो लास्ट डेट है, इन्वोकेशन का लास्ट डेट है, वो 30/9/2021 है। 30 सितंबर 2021 तक
यह जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है वो उस अकाउंट में इन्वोक हो जाना चाहिए। इन्वोक का मतलब ये होता है कि लैंडर और जो बोरोवर है उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। दोनों ही रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क में एग्री हो जाना चाहिए। अगर वो दोनों 30 सितंबर तक अगर एग्री हो गए, मतलब उन्होंने एक्सेप्टेंस ले लिया, टर्म एंड कंडीशन सारे मान गए, ठीक है, तो फिर 90 डेज के अंदर हमको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है इन्वोकेशन का डेट का मतलब क्या है, दोनों के बीच में एग्री, वो दोनों एग्री हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर 30 सितंबर 2021 तक इन्वोकेशन का डेट है, मतलब इस डेट तक दोनों के एग्री हो जाना चाहिए। फिर उसके 90 डेज, मान लीजिए कि कोई अगर दो लोगों के बीच, बैंकर और बोरोवर के बीच में 30 सितंबर 2021 को दोनों एग्री हो जाते हैं रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, तो फिर नेक्स्ट 90 डेज में हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास उतना टाइम है उसको इंप्लीमेंट करने का। देन फिर ये कहता है कि प्रोविजन, इस तरह के जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क हम करेंगे तो वैसे एसेट्स के लिए बैंक को 10% प्रोविजन जो है उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये अकाउंट जो है, जैसे उसमें कहा गया है कि 31/3/2021 तक वो अकाउंट जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर वो अकाउंट अप्रैल में या मई में वो अगर एनपी हो गया है, तो जैसे ही हम ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो अकाउंट जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाना चाहिए, मतलब उसको स्टैंडर्ड में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले ही बताया, वर्किंग कैपिटल रीअसेसमेंट जो हम इसमें कर सकते हैं। कोई भी अगर टर्म लोन जिसमें ये रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज में हम उसको रिस्ट्रक्चर कर चुके हैं पहले, तो वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो मोटा मोटी यही इसका रूल है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का, और इसमें कहीं भी रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड का यूज नहीं किया गया है। पहले तीनों जो सर्कुलर थे उसमें रिस्ट्रक्चरिंग वर्ड का क्लियरली मेंशन था, लेकिन अभी जो है इसमें रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क इसका नाम दिया गया 2.0। तो होपफुली आपको ये रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर एमएसएमई जिसने कोविड-19 स्ट्रेस को फेस कर रहा है, ये पूरी गाइडलाइन आपको समझ में आ गई हो।